Hello students, welcome back. This is our lecture number 14th of class 11, Computer Science, Chapter 2, that is your Software Concepts. Last class के वीडियो में हम लोगों ने SJF, that is Shortest Job First Scheduling Algorithm को देखा था, जो कि एक हमारा नॉन प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है. आज के इस वीडियो में हम लोग जो हमारा थर्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है ऑफ नॉन प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और वो है हमारा डेड लाइन शेड्यूलिंग. हमारा थर्ड क्या है? डेड लाइन शेड्यूलिंग. थर्ड है हमारा डेडलाइन शेड्यूलिंग. अब ये डेडलाइन शेड्यूलिंग क्या है? तो देखिए, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि हर एक जो भी प्रोसेस है उसको कुछ एक फिक्स डेडलाइन दिया गया है. मतलब हर एक प्रोसेस का एक डेडलाइन फिक्स किया गया है. मान लीजिए प्रोसेस, हमारे पास 4 प्रोसेसेस है, P1, P2, P3 एंड P4. अब जितने भी प्रोसेस हैं, हर एक को एक डेडलाइन फिक्स कर दिया गया कि आपको, मान लीजिए कोई प्रोसेस P1 है, उसको बोल दिया गया कि आपको 5 सेकेंड तक चलना है. कोई प्रोसेस P2 है, उसको बोल दिया गया आपको 2 सेकेंड चलना है. कोई प्रोसेस P3 है, उसको बोल दिया गया कि आपको 4 सेकेंड तक चलना है. कहने का मतलब है कि हर एक प्रोसेस को यहाँ पे क्या कर दिया गया, एक डेडलाइन दे दिया गया. अब या फिर हर एक प्रोसेस को मैं भी बोल सकते हैं कि हर एक प्रोसेस को डेडलाइन दे दिया गया कि सभी को 2 सेकेंड पहले चलना है. अब क्या हो गया कि यहाँ पे जो सबको डेडलाइन दे दिया गया, तो उस डेडलाइन के अंदर उस प्रोसेस को अपना एग्जीक्यूशन करना है. अब कोई प्रोसेस ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने डेडलाइन से पहले ही अपना काम कंप्लीट कर ले. मान लीजिए कि कोई प्रोसेस है, उसको डेडलाइन दे दिया गया, तो सबसे कम जिस प्रोसेस का डेडलाइन रहेगा, शेड्यूलर सबसे पहले उसको सेलेक्ट करेगा. मान लीजिए हर एक प्रोसेस, अभी हम आपको बताया P1, P2, P3 प्रोसेस हैं. किसी को 5 दिया गया, किसी को 4 दिया गया, किसी को मान लीजिए 6 दे दिया गया. तो जिसका सबसे कम डेडलाइन रहेगा, उस प्रोसेस को सबसे पहले बोला जाएगा कि आप उसको CPU दे दिया जाएगा कि वो अपना काम करे. अब सबसे कम डेडलाइन वाला प्रोसेस गया. अब ऐसा भी हो सकता है ना कि उसका एग्जीक्यूशन पहले ही जो डेडलाइन दिया गया है, उसको माने 2 ही सेकेंड चलना था, और उसको हम डेडलाइन दे देंगे आपको 4 सेकेंड तक काम करना है. तो नहीं ना, वो काम करेगा, वो पहले ही अपना क्या हो जाएगा, पहले ही एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा, और नेक्स्ट फिर जो प्रोसेस रहेंगे उसको वो काम करने मिलेगा. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रोसेस को अगर मान लीजिए 5 सेकेंड तक चलना है और हम डेडलाइन दे दें कि आपको 2 सेकेंड तक ही वर्क करना है, तो क्या होगा, उस समय वो डेडलाइन से बाहर चला जाएगा. ठीक है. अगर कोई प्रोसेस है, उसको 4 सेकेंड हम बोले और वो 4 सेकेंड से ज्यादा काम करने लगा, तो वो क्या हो गया, हम बोलेंगे डेडलाइन ओवररन हो गया. ठीक है. डेडलाइन से ज्यादा वो काम करने लगा. तो डेडलाइन शेड्यूलिंग में यही बोला जाता है. डेडलाइन शेड्यूलिंग ऐसे शेड्यूलिंग को बोला जाता है कि जितने भी टास्क है सबको एक डेडलाइन दे दिया जाता है, और सभी को एक मैक्सिमम टाइम अलाउड होता है कि उस डेडलाइन तक आप काम कीजिए. अब क्या होता है कि इसमें जो शेड्यूलर होता है वो सॉर्ट करके लिस्ट रखता है, जिसका डेडलाइन सभी का सॉर्टेड ऑर्डर में करके रखता है. जिसका अर्लीस्ट है उसको पहले किया जाता है, काम दिया जाता है. ठीक है. अब जिसका डेडलाइन कम है वो सबसे पहले एग्जीक्यूशन के लिए चला गया, मतलब कि उसको CPU मिल गया. अब क्या होगा कि जैसे ही कंप्लीट हो जाता है टास्क, उसके डेडलाइन से पहले जो भी प्रोसेस गया, तो शेड्यूलर क्या करता है, नेक्स्ट जिसका कम डेडलाइन रहता है वो उस प्रोसेस को क्या करता है, एग्जीक्यूशन के लिए CPU दे देता है, मतलब एग्जीक्यूशन के लिए उसको भेज देता है, और फिर वो अपना टास्क करता है. ठीक है. अब लेकिन ऐसा भी होगा, एक कंडीशन ये भी आ सकता है कि कोई ऐसा प्रोसेस हो जिसको वो डेडलाइन से बाहर चला जाए, तो उस कंडीशन में हम क्या बोल रहे हैं, डेडलाइन ओवररन आपका हो जाता है. ठीक है. तो मतलब प्रोसेस अपने डेडलाइन से बाहर चला गया और उसको हम क्या बोलते हैं, एक तरह से वो फेलियर हो गया. ठीक है. वो डेडलाइन से बाहर काम कर रहा है. तो चलिए यहाँ पे पॉइंट लिखते हैं तो और क्लियर होगा.
सबसे पहले यहाँ पे क्या है, इस एल्गोरिदम में क्या आपका होता है, इन डेडलाइन शेड्यूलिंग in deadline scheduling each task is assigned a deadline. Each task is assigned a deadline. हर एक टास्क को एक डेडलाइन दे दिया जाता है, which is the maximum time, which is the maximum time, which is the maximum time allowed for its completion, allowed for its completion. ठीक है, मैक्सिमम टाइम allowed for its completion. नेक्स्ट क्या होता है, the scheduler maintains a list of tasks sorted by the deadline, sorted by their deadline. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, द टास्क विद द अर्लीस्ट डेडलाइन इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट. द टास्क विथ द earliest deadline is executed first. Is executed first. If the task completes before its deadline, before its deadline, the scheduler moves on to the next task with the earliest deadline. With the earliest deadline. Next क्या है, if the task misses its deadline, if a task misses its deadline, it is considered a failure. It is considered a failure. It is considered a failure. जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, डेडलाइन ओवररन. डेडलाइन ओवररन. ठीक है, डेडलाइन ओवररन. अब देखिए क्या है यहाँ पे डेडलाइन शेड्यूलिंग आपका.
तो डेडलाइन शेड्यूलिंग में जितने भी टास्क होते हैं उसको एक डेडलाइन दिया जाता है, वही लिखा हुआ है इन डेडलाइन शेड्यूलिंग ईच टास्क इज असाइंड अ डेडलाइन। सभी को एक डेडलाइन दे दिया गया विच इज द मैक्सिमम टाइम अलाउड फॉर इट्स कंप्लीशन। मतलब मैक्सिमम टाइम दे दिया जाता है कि वो अपना जो भी उसको टाइम दिया गया है उस टाइम में वो अपना काम कर ले। मान लेते हैं कि आप कहीं पे काम कर रहे हैं, अब मान लेते हैं कि आपको बोला गया कि आपको रोज 10 पेजेस का एक ऐसे लिखना है, ठीक है, 10 पेज का एक ऐसे लिखना है रोज। और उसके लिए आपको मान लेते हैं कि आपको हम बोले कि आपको हम 1 आवर देते हैं, 1 घंटा देते हैं। उस 1 घंटा में रोज आपको क्या करना है, ऐसे को कंप्लीट करना है। जो भी टॉपिक आपको ऐसे मिलेगा, ये जस्ट हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, उसको आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। अब क्या हो गया, आपको एक टास्क दे दिया कि ऐसे आपको कंप्लीट करना है और हम आपको मैक्सिमम टाइम दे दिए कि 1 घंटा तक, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ऐसे लिखना स्टार्ट करोगे। अब आपका जो ऐसे है, हो सकता है कि आपका आधा घंटा में भी कंप्लीट हो जाए या फिर 45 मिनट में भी कंप्लीट हो जाए। आप जान रहे हो कि हम आपको ये ऐसे को कंप्लीट करने के लिए आपको हाफ एन आवर सफिशिएंट है, लेकिन हम फिर भी आपको मैक्सिमम टाइम दे दिए कि इतना देर में आपको ऐसे कंप्लीट कर लेना, क्योंकि आप जानते हो कि हमको ये चीज़ आता है, बहुत आसानी से बहुत फास्ट हम लिख सकते हैं, कंप्लीट हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये हमें एक आपको डेडलाइन दे दिए थे कि आपको 1 घंटा टाइम दिया गया है। उसी तरह यहाँ पे क्या है कि जो शेड्यूलर है उसमें क्या करता है, एक डेडलाइन दे देता है, मतलब एक मैक्सिमम टाइम दे देता है कि जब कोई टास्क, जब कोई प्रोसेस को सीपीयू मिला तो उसको मैक्सिमम टाइम हम दे दिए कि तुम ये जॉब कंप्लीट करके बाहर आओ, ठीक है। मतलब पूरा काम कंप्लीट कर लो फिर निकलो, 1 घंटा के लिए तुम्हारे पास टाइम है, तुमको जो जो काम करना है कंप्लीट कर लो। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, शेड्यूलर क्या काम है, मेंटेन्स अ लिस्ट ऑफ टास्क, जो भी टास्क है सॉर्टेड बाय द डेडलाइन। अब मान लीजिए किसी को 1 घंटा मिला ऐसे लिखने के लिए, हम यहाँ पे ऐसे की बात करें, किसी को 1 घंटा मिला, किसी को आधा घंटा मिला, किसी को 2 घंटा मिला। हर एक का अपना अपना डेडलाइन दे दिया गया कि तुमको ये 1 घंटा में कंप्लीट करना है, तुम्हारा ये थोड़ा बड़ा हमको लग रहा है तो तुम चलो 2 घंटा ले लो, चलो तुम्हारा बहुत छोटा है चलो तुम आधा घंटा ही ले लो, काम इतना में कंप्लीट करो, ठीक है। तुम्हारा 5 पेजेस का है तो चलो तुमको आधा घंटा कंप्लीट करने में सफिशिएंट है। तुम्हारा चलो 20 पेजेस का है, चलो तुमको 2 घंटा दे रहे हैं। तो ऐसा, तो उसी तरह यहाँ पे जितने भी टास्क है, मतलब जितने भी प्रोसेस है, सभी का अलग अलग काम है। हर एक प्रोसेस जो है उसको क्या हुआ कि एक डेडलाइन दे दिया गया। शेड्यूलर क्या किया, हर एक का जो डेडलाइन दिया गया था, हर एक प्रोसेस को जो भी डेडलाइन दिए गए थे उसके हिसाब से उसको सॉर्ट कर दिया। मतलब जिसका सबसे कम डेडलाइन था उसको सबसे ऊपर रखा, जिसका डेडलाइन सबसे ज्यादा था, देर तक काम करना, उसको बाद में रखा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, शेड्यूलर मेंटेन करता है लिस्ट ऑफ टास्क, कौन कौन से टास्क है, और उसको उसके डेडलाइन के हिसाब से सॉर्ट कर दिया जाता है। क्लियर। द टास्क विद द अर्लीस्ट डेडलाइन, जिसका सबसे अर्लीस्ट डेडलाइन है, जिसको मान लो सबसे कम देर काम करना है, उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। मान लो कि आपके पास बहुत सारे प्रोसेस हैं, ठीक है। मान लो टास्क 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 टास्क है। अब किसी को हो सकता है 2 सेकेंड के लिए ही, किसी को हो सकता है 3, किसी को 5, किसी को 7, ऐसा कुछ है। तो अर्लीस्ट डेडलाइन जिसका है, मान लीजिए सबसे अर्लीस्ट डेडलाइन इस फर्स्ट टास्क का है, तो सबसे पहले उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। और इसको मान लो इसका डेडलाइन हम दे दिए थे कि आपको, आपके पास 3 सेकेंड है चलने के लिए, लेकिन इसका अर्लीस्ट डेडलाइन ये 2 सेकेंड में ही मान लो कंप्लीट हो जाता है। हम इसका सभी का डेडलाइन फिक्स कर दिए, तो डेडलाइन के हिसाब से हम उसको क्या कर दिए, सॉर्ट कर दिए, ठीक है। सभी के टाइम को हम सॉर्ट कर दिए डेडलाइन के हिसाब से। अब जिसका सबसे कम डेडलाइन होगा उसको सबसे पहले क्या किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा। इफ द टास्क कंप्लीट्स बिफोर ए डेडलाइन, हम आपको बोले कि इसको 2 सेकेंड ही चलना था, ये इसको हम डेडलाइन दे दिए थे 3 सेकेंड का, तो ये तो पहले कंप्लीट हो गया, 2 सेकेंड में कंप्लीट हो गया, 1 सेकेंड तो बच ही गया। तो क्या करता है शेड्यूलर, मूव्स ऑन टू द नेक्स्ट टास्क विद द अर्लीस्ट डेडलाइन। अब
ये पहले इसका काम खत्म हो गया तो ये क्या हो गया, वहां से टर्मिनेट हो गया। और जो नेक्स्ट प्रोसेस था, जो नेक्स्ट टास्क है, वो उसमें से अब जिसका कम डेडलाइन है उसको शेड्यूलर भेज देगा, उसको मतलब सीपीयू दे देगा, वो अपना काम करेगा। अब ऐसा भी हो सकता है द टास्क मिसेस इट्स डेडलाइन, अगर कोई टास्क अपना डेडलाइन मिस कर जाता है तो उसको हम बोल रहे हैं फेलियर, और इसी को हम बोलते हैं डेडलाइन ओवररन। कोई ऐसा भी हो सकता है ना कि डेडलाइन था उसको 4 सेकंड तक ही चलना था और वो 4 सेकंड से ज्यादा टाइम ले लिया, वही बात हो गया कि हमें 1 घंटा दिए इसे लिखने के लिए और आप 1.5 घंटा ले लिए। तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, उसको हम वैलिड नहीं मानेंगे कि नहीं आपको तो एक ही घंटा मिला था ना काम करने के लिए, आप 1.5 घंटा कैसे ले सकते हो। तो उसी तरह कोई टास्क को करने के लिए आपको मिला था 4 सेकेंड और आप उसे ज्यादा टाइम ले लिए, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, डेडलाइन ओवररन बोलते हैं। अब डेडलाइन ओवररन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो डेडलाइन ओवररन is calculated, deadline overrun is calculated as k is equal to c minus d, c minus d, जहां पे k क्या है, ये डेडलाइन ओवररन है, k क्या है, डेडलाइन ओवररन है, c कंप्लीशन टाइम है, ठीक है, c क्या है, कंप्लीशन टाइम, और d क्या है, डेडलाइन। हम डेडलाइन ओवररन कैसे निकालेंगे, जो भी प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम होगा उसमें जो उसका डेडलाइन दिया गया है उसको माइनस कर देंगे तो आपका डेडलाइन ओवररन निकल जाएगा, ठीक है। तो डेडलाइन ओवररन क्या होता है, समझ में आया। तो डेडलाइन ओवररन देखिए, आपको ये भी पूछा जाता है डेडलाइन ओवररन किसको बोलते हैं, तो जब टास्क मिस कर देता है अपने डेडलाइन को, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेडलाइन ओवररन बोलते हैं, ठीक है, ओवररन। तो ये तो आपका हो गया डेडलाइन शेड्यूलिंग। अब ये डेडलाइन शेड्यूलिंग था जो कि हमने यहाँ पे 3 शेड्यूलिंग देखे थे, किसमें, ये नॉन प्रिएम्प्टिव है। नॉन प्रिएम्प्टिव है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसमें भी आपका क्या है कि जब देखिए यहाँ पे जो भी डेडलाइन है, एग्जीक्यूशन जो हो रहा है वो बीच में नहीं रुक रहा है, बीच में कोई इंटरप्शन नहीं आ रहा है, आपका जो डेडलाइन दिया गया है उस डेडलाइन के अंदर काम हो रहा है, या फिर डेडलाइन से बाहर, मतलब जब तक कोई प्रोसेस पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है तब तक वो प्रोसेस आपका बाहर नहीं आ रहा है, मतलब कि वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो ये सब था आपका नॉन प्रिएम्प्टिव में। नॉन प्रिएम्प्टिव में यही होता ही है कि आपका बीच में कोई प्रिएम्पशन नहीं हो सकता है, जब तक कोई प्रोसेस आया और प्रोसेस अपना काम पूरा कंप्लीट नहीं कर लेगा, एग्जीक्यूशन नहीं कर लेगा, तब तक वो प्रोसेस को हम बीच में रोक नहीं सकते, वो टर्मिनेट जब तक नहीं करेगा, और नेक्स्ट प्रोसेस को हम सीपीयू असाइन नहीं कर सकते। ये तो तीनों आपका हो गया, हम लोग देख लिए पहले के वीडियो में, हम लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, नेक्स्ट हम लोग शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, एंड ये थर्ड आपका डेडलाइन शेड्यूलिंग। ये 3 एल्गोरिदम आपके थे किसमें, नॉन प्रिएम्प्टिव एल्गोरिदम थे, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है प्रीएम्प्टिव, ठीक है, प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम, जो कि आपका क्या है, नेक्स्ट है। मैंने आपको बताया था शेड्यूलिंग एल्गोरिदम 2 होते हैं, एक तो आपका होता है नॉन प्रीएम्प्टिव और दूसरा आपका होता है प्रीएम्प्टिव। तो हम लोग देखते हैं कि ये प्रीएम्प्टिव क्या होता है। शेड्यूलिंग एल्गोरिदम 2 टाइप्स के थे, नॉन प्रीएम्प्टिव एंड प्रीएम्प्टिव।
अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रीएम्प्टिव। अब प्रीएम्प्टिव के अंदर कौन कौन से एल्गोरिथम आते हैं पहले उसको हम लोग देखते हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रीएम्प्टिव हम लोग किसको बोल रहे हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। पहला तो आपका नॉन प्रीएम्प्टिव था, दूसरा आपका है प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग ऐसे शेड्यूलिंग को बोला जाता है जो कि अगर हमारे पास कोई प्रोसेस है, नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या था कि नॉन प्रीएम्प्टिव में कोई प्रोसेस को अगर सीपीयू मिल जाता है तो बीच में हम उसको इंटरप्ट नहीं कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। हम जब तक प्रोसेस अपना काम पूरा कंप्लीट नहीं कर लेता है तब तक नेक्स्ट प्रोसेस को सीपीयू नहीं मिलता है। अगर हम प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग की बात करें तो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में यहाँ पे बीच में हम इंटरप्ट कर सकते हैं। मतलब कि प्रोसेस को बीच में अगर चल रहा है कोई प्रोसेस तो उसको बीच में रोक के हम नए प्रोसेस को सीपीयू दे सकते हैं, और जो प्रीवियस प्रोसेस जो चल रहे हैं उसको हम वेटिंग क्यू में रखते हैं, और उसके बाद हम जो प्रोसेस है नेक्स्ट प्रोसेस को हम सीपीयू अलॉट कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हर एक प्रोसेस को एक हम बोल सकते हैं कि इक्वल टाइम मिल रहा है, सीपीयू मिल रहा है एग्जीक्यूशन के लिए। वही बात हो गया ना कि अगर हमारे क्लास में मान लेते हैं 10 स्टूडेंट्स हैं और उस 10 स्टूडेंट्स में सभी के पास 5 क्वेश्चंस हैं, और 5 क्वेश्चंस को अगर हम बात करें नॉन प्रीएम्प्टिव के ये से देखें तो जब टीचर आए, जैसे मान लीजिए मैं क्लास में आई तो हर एक के पास 5 क्वेश्चन है, तो मैं स्टूडेंट 1 से लेके स्टूडेंट 10 में हर एक का पहले फर्स्ट स्टूडेंट है उसका 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर सेकंड है उसका 5, फिर थर्ड है उसका 5, ऐसे करते करते 10 के पास जब पहुंचे तो बहुत लेट हो जाता है। लेकिन प्रीएम्प्टिव में ऐसा नहीं होता है। हम क्या किए कि मान लीजिए स्टूडेंट 1 से स्टार्ट चलो किए, स्टूडेंट 1 का हम 5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन को सॉल्व किए, उसके बाद हम स्टूडेंट सेकंड जो है उसका भी 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, फिर थर्ड है उसका भी 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो हम 10th वाले जो स्टूडेंट है उसके पास जल्दी पहुंचेंगे, और उसके बाद फिर से वापस से हम फर्स्ट स्टूडेंट के पास आए। तो ये आपका होता है एक तरह से प्रीएम्प्टिव। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सभी को एक इक्वली यहाँ पे टाइम मिल रहा है हर एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर मान लीजिए ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कोई स्टूडेंट है, मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स हैं, किसी के पास 5 क्वेश्चन है, किसी के पास हो सकता है 1 ही क्वेश्चन है पूछने को, किसी को हो सकता है कि 2 क्वेश्चन हो पूछने को, किसी को हो सकता है 6 क्वेश्चन हो। तो कहने के लिए हर एक के पास डिफरेंट क्वेश्चन है। तो अगर हम मान लीजिए जिसके पास एक ही क्वेश्चन है तो हम पहले उसका सॉल्व कर देंगे तो उसका काम तो कंप्लीट, उसको तो अननेसेसरी बैठने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए 10th स्टूडेंट है, उसके पास एक ही क्वेश्चन है पूछने के लिए, लेकिन पहला स्टूडेंट है उसके पास 5 क्वेश्चन है पूछने के लिए। तो अगर हम पहले की बात करते हैं तो नॉन प्रीएम्प्टिव में, तो उसमें क्या हो रहा था कि आपको 10th स्टूडेंट के पास पहुंचने के लिए जब तक आप सभी का काम नहीं कर लो तब तक 10th पास नहीं पहुंच सकते थे। लेकिन इसमें क्या है प्रीएम्प्टिव में कि आप मान लीजिए पहला का क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके बाद आप देखें कि चलो ठीक है उसके पास एक ही क्वेश्चन है 10th वाले के पास, तो हम उसका पहले सॉल्व कर देते हैं, उसका काम कंप्लीट, तो वो जा सकता है। तो ये आपका होता है प्रीएम्प्टिव। ठीक है, तो प्रीएम्प्टिव में हम लोग क्या करते हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में, अलाउज ऑपरेटिंग सिस्टम टू इंटरप्ट एंड पॉज अ करेंटली रनिंग प्रोसेस। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, बीच में इंटरप्ट करके वो जो रनिंग प्रोसेस है उसको पॉज कर देता है और नेक्स्ट प्रोसेस को सीपीयू दे देता है, जो हमारा पहला प्रोसेस था वो वेटिंग में रहता है और जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो अपना काम कर सके। ठीक है, तो ये आपका होता है प्रीएम्प्टिव में। अब प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में 2 टेक्निक का यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग को जो 2 पढ़ना है वो है आपका राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। ठीक है, और दूसरा हम लोग जो पढ़ेंगे वो है हमारा रिस्पॉन्स रेशियो शेड्यूलिंग।
रिस्पॉन्स रेशियो शेड्यूलिंग, RRS, रिस्पॉन्स रेशियो शेड्यूलिंग। ये दो एल्गोरिदम, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हम लोग देखेंगे किसमें, प्रीएम्प्टिव में। ठीक है, तो पहले चलिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग किसको बोलते हैं। अभी हम आपको बता चुके हैं, वही इसमें क्या है, प्रीएम्प्टिव scheduling. Preemptive scheduling is a scheduling algorithm. Is a scheduling algorithm. Is a scheduling algorithm that allows the operating system. That allows the operating system to interrupt and pause a currently running process and allocates the CPU to another process, and allocates the CPU to another process। ठीक है, ये आपका क्या है, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग का डेफिनेशन। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या है, इज अ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम दैट अलाउज द ऑपरेटिंग सिस्टम टू इंटरप्ट एंड पॉज क्या हम बोले, बीच में इंटरप्ट कर सकता है, एंड पॉज करेंटली रनिंग, जो प्रोसेस रन हो रहे हैं उसको पॉज कर, करेंटली रनिंग प्रोसेस को पॉज कर देगा, एंड एलोकेट द सीपीयू टू अनदर प्रोसेस। ठीक है, और सीपीयू दूसरे प्रोसेस को दे देगा। मतलब कि यहाँ पे अगर हमारे पास रेडी स्टेट में, यहाँ पे रेडी क्यू में अगर आपके पास मान लीजिए P1, P2, P3, P4 चार प्रोसेस हैं, और इसमें अगर मान लीजिए P1 को अगर सीपीयू मिल जाता है, मतलब ये रनिंग स्टेट में अगर है P1 हमारा, यहाँ पे P1 अगर रनिंग स्टेट में है, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम कर सकता है कि बीच में क्या कर देगा, P1 को रोक देगा, और ये P1 यहाँ पे वेटिंग में चला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर मान लीजिए P1 को कुछ इनपुट आउटपुट भी अगर करना है, तो उस कंडीशन में भी P1 अपना बाहर आ गया, वेटिंग में चला गया, काम कंप्लीट हो गया, तो वापस ही रेडी क्यू में जाके लग गया। या फिर कोई किसी कारण से अगर मान लीजिए बीच में कोई इंटरप्ट आ जाता है, बीच में कोई इंटरप्ट आ जाता है, अगर इनपुट आउटपुट आता है तो P1 तो अपने आप इनपुट आउटपुट करने के लिए चला जाएगा, मान लो उसको कीबोर्ड की जरूरत है तो अपने आप चला जाएगा, यहाँ पे वेटिंग क्यू में रहेगा, और उसके बाद जब इसका काम कंप्लीट हो जाएगा तो वापस से रेडी क्यू में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ इनपुट आउटपुट नहीं करना है और नेक्स्ट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा उस कंडीशन में, P1 को क्या करेगा, रोक देगा, और P1 को वापस से यहाँ से भेज देगा। ठीक है, P1 वापस से आ गया यहाँ पे रेडी क्यू में। ठीक है, और नेक्स्ट मान लो P2 प्रोसेस को भेजना है, तो P2 को यहाँ पे सीपीयू मिल जाएगा, और अगर P2 का काम मान लो जल्दी हो जाता है तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, P2 यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, है ना। अगर जल्दी काम हो गया तो नहीं होता है, फिर से P3 को अगर भेजना है तो ये क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको भी यहाँ पे बीच में इंटरप्ट होगा, यहाँ पे पॉज कर देगा, P2 को वापस इसमें रेडी क्यू में भेज देगा, और उसके बाद ये क्यू में वेट करेगा, लाइन में वेट करते रहेगा, और नेक्स्ट प्रोसेस P3 को भेज देगा। तो यहाँ पे देखो कि सीपीयू यहाँ पे आइडियल नहीं बैठा हुआ है, स्थिर नहीं बैठा हुआ है,
हर एक प्रोसेस को यहाँ पे इक्वली चांस मिल रहा है काम को करने के लिए, मतलब हर एक को सीपीयू इक्वली मिल रहा है। तो यहाँ पे प्रोसेसर हमारा क्या है, बेसिकली एकदम बिजी रह रहा है, ठीक है। और हर एक प्रोसेस को इक्वली चांस मिल रहा है, जो कोई प्रोसेस को ज़्यादा देर के लिए वेटिंग में नहीं रहना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। अब इसमें भी बहुत तरीका का होता है, जो हम आपको पता है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है, या फिर प्रायोरिटी बेस्ड है आपका, या फिर हम बोल सकते हैं रिस्पॉन्स रेशियो शेड्यूलिंग, ये सब है। तो हर एक में क्या डिफरेंस है, क्या कारण है, किस तरीका से हम प्रोसेस को भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो हम लोग नेक्स्ट के वीडियो में उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि प्रीएम्प्टिव किसको बोलते हैं और नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग किसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, जो इसके बाकी इसके टाइप्स आते हैं प्रीएम्प्टिव के अंदर, उसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।